हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 30। तो एकदम शानदार तरीके से इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन एकदम शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सी स्थिति गर्भावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत देती है? पीलिया, एडेमा या उल्टी? तो कह रहा है कौन सी स्थिति सिर दर्द स्थिति गर्भावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को संकेत देती है? पीलिया, एडेमा, उल्टी, सिर दर्द। तो कौन सी स्थिति कह रहा है? क्या निम्न में से कौन सी स्थिति गर्भावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत देती है? तो हमारा हो जाएगा एडीमा। एडीमा क्या कहती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत देती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा कंगारू मदर केयर तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध पिलाना, नवजात की सफाई, त्वचा से त्वचा संपर्क या वजन मापना? तो कह रहा कंगारू मदर केयर तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वचा से त्वचा संपर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ट्यूबेक्टोमी किस प्रकार की परिवार नियोजन विधि है? अस्थायी, हार्मोनल, अस्थायी या प्राकृतिक? तो कह रहा ट्यूबेक्टोमी किस प्रकार की परिवार नियोजन विधि है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थायी विधि। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ग्रेविडा 3 पैरा 1 एबॉर्टस 1 का अर्थ है 3 जीवित संतानें, 1 जीवित संतान, 1 गर्भपात या 2 जीवित संतानें या केवल गर्भपात? तो कह रहा है ग्रेविडा 3 पैरा 1 एबॉर्ट्स 1 का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जीवित संतान और 1 गर्भपात। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्यूरिपेरियम की सामान्य अवधि कितनी होती है? प्यूरिपेरियम की सामान्य अवधि कितनी होती है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4, 6? तो कह रहा परपेरियम की सामान्य अवधि क्या होती है? कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 वीक यानी 6 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण कौन सा जीवाणु है? ई कोली या स्टेफिलोकोकस एरियस या स्ट्रेप्टोकोकस या क्लोस्ट्रीडियम? तो कह रहा नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई कोली। नियोनेटल सेप्सिस का ई कोली। नेक्स्ट। कह रहे एमटीपी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1971, 1985, 1990 या 2003 में? तो कह रहा एमटीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971 में। नेक्स्ट। कह रहा एंटी-डी इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है? HIV संक्रमण, RH इनकैपेबिलिटी या हेपेटाइटिस या थैलेसीमिया? तो क्या रहा है एंटी-डी इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है? तो एंटी-डी इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा RH इनकैपेबिलिटी में। नेक्स्ट। कह रहा एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा को मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? एक्सरे, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड या MRI? तो कह रहा एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा को मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो लेक्चर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। तो एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा को मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कर पेल्विस का कौन सा प्रकार प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त है? एंड्रॉयड, प्लेटपेलॉयड या एंथ्रोपॉयड या गायनेकॉयड? तो कह रहा पेल्विस का कौन सा प्रकार प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गायनेकॉयड। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अपगार स्कोरिंग में शामिल नहीं है रंग, मांसपेशी टोन, भूख, हृदय गति?
तो कह रहा अपगार स्कोर में क्या शामिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूख। अपगार स्कोर में भूख शामिल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, LH, HCG, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी स्तनपान के दौरान माता में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में मुख्यतः कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और LH, या टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, या FSH और कॉर्टिसोल। तो कह रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मुख्यतः कौन सा हार्मोन होते हैं, तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा संक्रमण गर्भवती महिला में जन्मजात दोष का कारण बन सकता है, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, डेंगू या टाइफाइड। तो कह रहा निम्न में से कौन सा संक्रमण गर्भवती महिला में जन्मजात दोष का कारण बन सकता है, तो हमारा 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूबेला। नेक्स्ट। कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा का अर्थ है नाल का न होना, नाल का फटना, नाल का गर्भाशय चिपक जाना या भ्रूण में दोष। तो कह रहा प्लेसेंटा एक्रेटा का अर्थ, प्लेसेंटा एक्रेटा का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी नाल का गर्भाशय से चिपक जाना। नेक्स्ट। फिर कह रहा APH एंटेपार्टम हेमोरेज में सबसे सामान्य कारण क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लेम्सिया, PPH या मोलर प्रेगनेंसी। तो कह रहा APH एंटेपार्टम हेमोरेज में सबसे सामान्य कारण क्या है, तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा प्रीविया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पार्टोग्राफ में एलर्ट लाइन किसे दर्शाती है, श्रम की शुरुआत, आपात स्थिति, असामान्य प्रसव प्रगति या रक्तस्राव। तो कह रहा पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन किसे दर्शाती है, तो हमारा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असामान्य प्रसव प्रगति। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्री एक्लेम्सिया में प्राथमिक लक्षण कौन से होते हैं, रक्त में शर्करा की वृद्धि, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया, रक्ताल्पता और अगला है दस्त। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया में प्राथमिक लक्षण कौन से होते हैं, तो प्री एक्लेम्सिया में प्राथमिक लक्षण होता है उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अम्बिलिकल कॉर्ड में सामान्यतः कितनी रक्त वाहिकाएं होती हैं, 1 2 3 4। तो कह रहा अम्बिलिकल कॉर्ड में सामान्यतः कितनी रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। बढ़ते हैं आगे। कह रहा न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए क्या जरूरी है, विटामिन ए, इमीडिएट बाथिंग या स्किन टू स्किन कांटेक्ट या एंटीबायोटिक्स। तो कह रहा न्यूबॉर्न में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए क्या जरूरी है, तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा नॉर्मल डिलीवरी के बाद यूटेरस किस गति से इन्वॉल्यूट करता है, प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर या प्रति सप्ताह 1 सेंटीमीटर या प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर या प्रति सप्ताह 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा यूटेरस किस गति से इन्वॉल्यूट करता है, तो किस गति से यूटेरस इन्वॉल्यूट करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट। कह रहा WHO द्वारा एडोलसेंट आयु सीमा क्या निर्धारित है 8 से 14 वर्ष, 10 से 19, 12 से 20 या 15 से 24। तो WHO के द्वारा एडोलसेंट आयु सीमा क्या निर्धारित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 19। एडोलसेंट आयु सीमा क्या निर्धारित है, 10 से 19 वर्ष। तो बढ़ते हैं आगे। कह टेटनस टॉक्साइड का पहला डोज कब दिया जाता है, 4 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, गर्भावस्था की पहली विजिट। तो कह जो हमारा टीटी है, टीटी का पहला डोज कब दिया जाता है, तो टीटी का पहला डोज हमारा गर्भावस्था की पहली विजिट में। तो गर्भावस्था की पहली विजिट में टेटनस टॉक्साइड का पहला डोज दिया जाता है, टीटी का फर्स्ट डोज दिया जाता है। नेक्स्ट। कह नियोनेटल जॉन्डिस के लिए कौन सी जांच प्रमुख होती है, हीमोग्लोबिन या बिलिरुबिन टेस्ट या WBC काउंट या प्लेटलेट टेस्ट।
तो कह रहा है नियोनेटल जॉन्डिस के लिए कौन सी जांच प्रमुख होती है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्बुरिन। नेक्स्ट कह रहा WHO की सेफ मदरहुड कब शुरू हुई? 1987, 1991, 1985 या 2000 में? तो कह रहा WHO की सेफ मदरहुड पहल कब शुरू हुई? तो सेफ मदरहुड पहल हमारा हुई थी 1987 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा IUCD का पूरा नाम क्या है? इंट्रायूटेराइन सर्विकल डिवाइस या इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस या इंटरनल यूटेरिन कंट्रोल डिवाइस या इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस? तो कह रहा IUCD का पूरा नाम है, तो IUCD का पूरा नाम है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो बढ़ते हैं आगे। कारण निम्न में से कौन सी स्थिति पोस्टमार्टम हेमोरेज का कारण बनती है? आयरन डिफिशियंसी या यूटेराइन एटोनी या हाइपरमियोसिस या हाइपरटेंशन? तो कह रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति पोस्टमार्टम हेमोरेज का कारण बनती है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेराइन एटोनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पार्टोग्राफ में फेटल हार्ट रेट की सामान्य सीमा क्या होती है? 100 से 80 से 100 BPM या 100 से 120 या 120 से 160 या 160 से 180? तो कह रहा पार्टोग्राफ में फेटल हार्ट रेट की सामान्य सीमा क्या होती है? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 से 160 BPM। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कितने महीनों तक प्रभावी रहती है? लैक्टेशनल एमेनोहेरिया मेथड कितने महीनों तक प्रभावी रहती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने? तो कह रहा लेक्टिव नेशनल एमेनोहेरिया मेथड कितने महीनों तक प्रभावी रहती है? तो हमारा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा मैटरनल मोर्टेलिटी रेस MMR की किस प्रति इकाई से मापा जाता है? किस प्रति इकाई में? प्रति 10,000 जीवित जन्म या प्रति 1,000 जीवित जन्म या प्रति 1,00,000 जीवित जन्म या प्रति 1,000 महिलाएं? तो कह रहा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर को किस प्रति इकाई से मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1,00,000 जीवित जन्म पर क्या कहते हैं मातृ मृत्यु दर को मापा जाता है। 1,00,000 जीवित जन्म पर क्या होता है? MMR की प्रति इकाई से मापा जाता है। प्रति जीवित जन्म पर क्या? एक माँ की मृत्यु को कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ऐसे ही सेशन देखने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के पैसे नहीं लगते हैं, बस एक छोटा सा सपोर्ट हमें चाहिए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहे हैं और कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।